अब बात करते हैं कुछ और डायमेंशन की। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो थोड़े से रोटेशन मोशन से रिलेटेड डायमेंशन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक पहले हम फोर्स इनटू टाइम, जिसे हम इम्पल्स कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। फिर आगे हम रोटेशनल मोशन के डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इम्पल्स की बात करते हैं। तो इम्पल्स जो होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम। डेल्टा टी मतलब टाइम, कितने समय तक फोर्स लगा। तो इम्पल्स मतलब कि एक फोर्स कितने समय तक लगा, उसको कैलकुलेट करते हैं फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमने अभी कैलकुलेट किया था, वो था mLT-2, और इसके साथ डेल्टा टी का डायमेंशन टी ही होगा। यहाँ से इम्पल्स का डायमेंशन mLT-1 आ जाएगा, इम्पल्स का डायमेंशन। और एक डायमेंशन अगर हम मोमेंटम की भी बात करें, मोमेंटम की, इसके साथ साथ एक और डायमेंशन हम देख लेते हैं। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। सो ये भी mLT-1, और दोनों का डायमेंशन अगर हम देखें तो एकदम सेम आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब बढ़ते हैं हम रोटेशनल मोशन की तरफ और डिस्कस करते हैं रोटेशनल मोशंस के कुछ डायमेंशन। तो बात करते हैं पहले हम एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी, अब एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली ओमेगा से रिप्रेजेंट की जाती है, और एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π/t टाइम। तो 2π एक कांस्टेंट है, तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा वो -t आ जाएगा। और अगर मैं इसे m, l और t के फॉर्म में लिखूँ तो ये m⁻�0, l⁻�0 और t⁻⁻1 के फॉर्म में ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट किया। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है 1/t। फ्रीक्वेंसी भी 1/t के बराबर होती है। तो इस केस में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी m0L0t⁻⁻1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया एक किसी और फॉर्मूले से। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो होती है वेलोसिटी बाय रेडियल डिस्टेंस, सो v × r। अब v का फॉर्मूला होता है L⁻⁻1, r का फॉर्मूला रेडियस है, डिस्टेंस है, तो ये भी l होगा, और यहाँ से ये t⁻1 आ जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं m0L0t⁻⁻1। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। जब एंगुलर वेलोसिटी का आ गया तो अब हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। अब हम जो बात करेंगे वो होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में ठीक है, तो जैसे एंगुलर वेलोसिटी होता है v/r, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन होता है a/r, एक्सेलरेशन बाय r। ये हो जाएगा a/r। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है L⁻t⁻2 और ये डिवाइडेड बाय r है, तो r से r का जो डायमेंशन होगा वो l ही होगा। तो l से l कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा m⁻�0, l⁻�0 एंड t⁻⁻2। तो ये फॉर्मूला आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन का। अब हम और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं टॉर्क की। अगर हम बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क बेसिकली अगर कोई भी जैसे मान लेते हैं कि कोई भी बॉडी घूम रही है, तो वो कहाँ से, हम जैसे मान लो कि इस पॉइंट से एक कोई दरवाज़ा ही है मान लो, और यहाँ पे इस एक्सिस पे वो घूम रहा है और यहाँ पे हम उसको फोर्स दे रहे हैं।
तो जो टॉर्क का फॉर्मूला ये कुछ डिस्टेंस r पे है, ये दरवाज़ा है, यहाँ से हम फोर्स दे रहे हैं तो ये खुल रहा है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला इस तरह से आता है किसी घूमती हुई बॉडी के लिए, वो आता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यही टॉर्क का फॉर्मूला है। तो यहाँ फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्टेंस इसकी ऐसे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई और ये कुछ इस एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे घूम रहा है। तो ये होता है टॉर्क। अब फोर्स की बात करें तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वो था mL(T-2). परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ L हो जाएगा, तो यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा mL²T-2। तो ये आ गया टॉर्क का फॉर्मूला। अब आगे बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है मास इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, सो mr²। सो मास विल बी मास, L r विल बी स्क्वायर ऑफ L। सो यहाँ से अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूँ तो ये mL²T⁻⁴। तो ये वैल्यू आती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो जब मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करता हूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है r इंटू पी। पी क्या है? मोमेंटम। पी है मोमेंटम। तो r इंटू पी, यानी कि अगर मोमेंटम की वैल्यू रख दूँ mv/r, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। m को अगर मैं m रहने दूँ, v हो गया L(T-1), r हो जाएगा L। तो यहाँ से मोमेंटम का जो फॉर्मूला आएगा वो होगा mL²T-1, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस तरह से हमने एंगुलर मोमेंटम का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और डायमेंशन देखते हैं जिसका नाम है स्ट्रेस। अगर मैं बात करूं स्ट्रेस, तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? mL(T-2), एरिया हो जाएगा L²। तो यहाँ से mL-1 और T-2 के फॉर्म में स्ट्रेस आ जाएगा। ये स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं और एक और डायमेंशन देखते हैं, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है वो कहते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब चेंज इन डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, वो लेंथ भी हो सकती है, वो वॉल्यूम भी हो सकता है। तो अगर मैं लेंथ के बारे में बात करूँ तो ये डेल्टा L, ये उसका चेंज इन डायमेंशन हो जाएगा। ओरिजिनल डायमेंशन मान लो L रहा हो, दोनों का जो यूनिट है वो L टू L आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्वांटिटी जो है वो डायमेंशन लेस कहलाती है। ये क्वांटिटी जो है वो डायमेंशन लेस कहलाती है। तो ये तो बात हुई स्ट्रेन की। अब एक और क्वांटिटी हमने पढ़ा होगा 10th क्लास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये होता क्या है? ये स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम एंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो दोनों का डायमेंशन जो है LT-1 होगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से ये फिर से M0 L0 T0, यानी कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी ये वाली भी होगी। तो इस तरह से हमने इतने सारे डायमेंशन को कैलकुलेट किया। अब एक डेराइव करके डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का
डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो देखते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है F इज फोर्स का फॉर्मूला होता है इन द केस ऑफ ग्रेविटेशनल। सो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 M2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ से कैपिटल G की जो वैल्यू है वो F आर स्क्वायर अपॉन M1 M2 ये वैल्यू हुई। F की वैल्यू अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये हो जाएगा ML-T-2। यहाँ पे R हो जाएगा L स्क्वायर और M की जो वैल्यू है वो हो जाएगी M स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं और एडजस्ट करूँ चीज़ों को तो G का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आ जाएगा ML³ T⁻² और M की पावर -1। तो यहाँ से ये डायमेंशनल फॉर्मूला आता है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का। तो ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं और हम निकालते हैं अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट किया जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इसका जो होता है वो होता है PV इज इक्वल टू K इंटू T, जहाँ पे P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। तो यहाँ से K हो जाएगा PV बाय T। अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो उसको हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं, प्रेशर फोर्स बाय एरिया इंटू वॉल्यूम बाय T। सो वॉल्यूम, अब मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखूँ तो ये हो जाएगा ML-T-2, वॉल्यूम हो जाएगा L³, एरिया हो जाएगा L स्क्वायर, टेम्परेचर को K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कुछ चीज़ें कैंसिल करके हम K की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा L स्क्वायर T L³ और ये L कुछ रिमेन करेगी यहाँ पे, ये L और ये L स्क्वायर हो जाएगा, T की पावर -2 ये -2 हो जाएगा इंटू K की पावर -1। तो ये आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। यहाँ वाला K जो है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का K है। अगर मैं इसको स्मॉल K बना दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं अलग अलग कांस्टेंट की भी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे अन्य कांस्टेंट की भी वैल्यू निकाली जा सकती है, सिर्फ उनके फॉर्मूले को यूज़ करके उनमें लिए जाने वाले डिफरेंट डायमेंशनल वैल्यूज़ को पुट करके हम इन दी एंड किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू या किसी भी चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। थैंक यू।